आज हम लोग रोटेशनल मोशन करेंगे। रोटेशनल मोशन में एक हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तो हम रोटेशनल मोशन चैप्टर का सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट करेंगे। ये जो सेंटर ऑफ मास है इसमें हम कुछ टर्म्स यूज करेंगे। पहले मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। जैसे एक होता है हमारा रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या होता है? जो रिजिड बॉडी होती है उसकी एक डेफिनेट साइज और डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। और अगर हम उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके जो डिफरेंट पेयर्स हैं या पार्टिकल्स हैं या पार्ट्स हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स कोई एक बॉडी है, अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जिनसे वो मिलकर बॉडी बनी हुई है या डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के बीच की डिस्टेंस पर अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम कहते हैं कि ये बॉडी रिजिड है। तो जो रिजिड बॉडी होती है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज, राइट। और अगर हम किसी रिजिड बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स या डिफरेंट पार्ट्स, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, फोर्स अप्लाई करने से भी उनके बीच की डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम बोलते हैं ये रिजिड बॉडी है, ठीक है। अब एक हम इसमें टर्म यूज करेंगे सिस्टम। सिस्टम सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है a collection of any number of particles interacting with one another। वो एक सिस्टम फॉर्म करता है। मतलब अगर कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो एक सिस्टम फॉर्म कर देते हैं। जैसे अगर हम एक ग्लास में पानी डालते हैं तो ये भी एक सिस्टम है। अगर आप एक पेन लेते हो, वो पेन भी अपने आप में एक सिस्टम है। अगर पेन का आप रिफिल लेते हो, वो भी अपने आप में एक सिस्टम है, ठीक है। अब जैसे एक रूम है, ये रूम भी अपने आप में पूरा एक सिस्टम है। इस रूम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो जिस भी रूम में आप बैठे हुए हो। और जैसे सपोज आपके पास कोई एक परफ्यूम की बॉटल है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है, जो भी है, वो भी अपने आप में पूरा एक सिस्टम है। आपका एक फोन है, ये भी अपने आप में एक सिस्टम है। तो सिस्टम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर इज सेड टू फॉर्म अ सिस्टम, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो फाइनाइट साइज की है उसे हम सिस्टम बोल सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक पेन है आपके पास, अब पेन में एक कैप होती है और उसके अंदर एक रिफिल डला हुआ होता है। रिफिल में अगर आप देखते हो जो है प्लास्टिक का यूनिफॉर्म होमोजीनियस क्रॉस जो है होल वाला एक पाइप होता है जिसके अंदर इंक भरी हुई होती है और उसके एक एंड पे मेटल का पार्ट लगा हुआ होता है। तो जो रिफिल है वो भी अपने आप में एक सिस्टम है, ये पूरा पेन वो भी अपने आप में एक सिस्टम है। तो सिस्टम जो है हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट फाइनाइट साइज की जो भी होती है उसे हम सिस्टम की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अब देखिए, जो सिस्टम होता है, इस किसी भी सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे होते हैं उससे हम इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं। कोई एक सिस्टम है, अब सपोज हम ये मान के चलते हैं कि अगर ऐसे ही हम देखते हैं, सपोज ये कोई एक बॉटल है और इसमें आपने ये कैप लगी हुई है।
और इसके अंदर आपने कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये एक सिस्टम है। अब होता क्या है कि जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं ये रैंडमली मोशन में, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो फोर्स इंपार्ट कर रहे हैं। तो किसी भी सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो जो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसे हम इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं। किसी भी सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, इंपार्ट कर रहे होते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, forces exerted by various particles of the system on one another is called internal forces. Forces exerted by different particles of the system on one another are called internal forces. अब क्योंकि अब जैसे सपोज ये कोई एक सिस्टम है और ये इसका एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये आके कोलाइड करें, तो जितनी फोर्स ये इस पे अप्लाई करेगा उतनी फोर्स ये इस पे अप्लाई करेगा। तो ये जो होती हैं फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, ये म्यूचुअल होती हैं, ठीक है। इट मीन्स ये इक्वल एंड अपोजिट हो जाती है। तो जो नेट फोर्स हो जाएगी, टोटल फोर्स, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, तो नेट फोर्स जो है जीरो बोल सकते हैं इसमें। अब एक टर्म हम यूज करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं कि अगर कोई फोर्स किसी सिस्टम पर बाहर से हम अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो होती है या एक्सटर्नल एजेंसी जो है फोर्स अप्लाई करते हैं किसी सिस्टम पर, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। जो किसी भी बॉडी का मोशन होता है वो एक्सटर्नल फोर्स जो होती हैं उसकी वजह से होता है, और मोशन को जो अफेक्ट करती हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस ही अफेक्ट करती हैं। जैसे सपोज कोई एक बॉडी है और ये अभी रेस्ट पे रखी हुई है, या ये जो बॉटल थी ये अभी ये रेस्ट पर रखी हुई है, अब इसके अंदर इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं पर वो एक दूसरे के म्यूचुअल होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, तो वो इंटरनल फोर्सेस हैं। लेकिन अगर हम इसके ऊपर कोई फोर्स बाहर से अप्लाई करते हैं और ये जैसे हमने इस पर अप्लाई करी और ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होके कहीं और डिस्प्लेस हो गई, सपोज इधर आ गई, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स जो है मोशन को अफेक्ट करती है। तो किसी भी सिस्टम पर बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी अगर फोर्स अप्लाई करती है तो उसे हम एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं। अब देखिए, अब जो हम टॉपिक करेंगे ये है मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, जो हमारी रिजिड बॉडी होती है इसके अंदर 3 टाइप का मोशन होता है। जो रिजिड बॉडी होती है इसके अंदर 3 टाइप का मोशन हो सकता है। फर्स्ट होता है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, अब देखिए ट्रांसलेशनल मोशन या हम इसे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन भी बोल सकते हैं। ये कैसे हम ये जो होता है ये कैसे होता है, सपोज ये कोई एक बॉडी रखी हुई है और हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से ये मूव करके यहाँ पर आ जाती है, राइट। अब सपोज ये डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी हुई है, तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हम इसे कब कहेंगे? ये ऐसे भी हो सकते हैं या हम ये सपोज कर सकते हैं कि सपोज ये कोई इंक्लाइन प्लेन है
और इस पर कोई एक बॉडी रखी हुई है और ये स्लाइड करके नीचे की साइड आ रही है। तो इस पे एक पॉइंट सपोज ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है। तो ये पॉइंट इस पाथ को फॉलो करते हुए आएगा, नीचे ये इस पाथ को फॉलो करते हुए आएगा, ये इस पाथ को, और तीनों के पाथ पैरेलल होंगे, राइट। तो हम कहेंगे कि ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन है, या ये कहेंगे जैसे ये पॉइंट है, ये इस लाइन के लॉन्ग जाएगा, ये पॉइंट इस लाइन के लॉन्ग, ये पॉइंट इस लाइन के लॉन्ग, और तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल मूव कर रहे हैं। और जितने टाइम में एक पॉइंट जितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उतने ही टाइम में और पॉइंट्स भी, जो और पार्टिकल्स हैं, वो भी उतनी ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सेम स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग पैरेलल होंगे और सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन हम क्या कहते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स बॉडी के हैं वो सेम डिस्टेंस कवर होते हैं सेम टाइम इंटरवल में, और सबका पाथ एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है। इसे हम रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं। और अगर ये तो स्ट्रेट लाइन पे है, अगर कोई बॉडी कर्व पे जा रही होती है, कर्व पाथ पे जा रही होती है, तो उसे हम कर्वीलिनियर बोल देते हैं। तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में हम क्या कहते हैं कि किसी भी बॉडी का हर एक पार्टिकल या हर एक पार्ट एक ही स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ट्रेवल करता है, और सभी पार्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस जो है कवर करते हैं। तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसे हम बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। एक सेकंड जो मोशन होता है वो होता है रोटेशनल मोशन या प्योर रोटेशनल मोशन। ये जो हम बात कर रहे हैं प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, सपोज ये कोई एक रिजिड बॉडी है और ये अपनी एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट कर रही है, ठीक है। और ये हम ऐसे सपोज कर सकते हैं, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रही है। अब इसका एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, सपोज एक पार्टिकल ये है। अब ये जो बॉडी जब ये रोटेट कर रही है, तो ये पार्टिकल इस एक्सिस पे, इस जो है इस ये जो पार्टिकल है ये ऐसे करके सर्कुलर मोशन, ये ऐसे करके सर्कुलर मोशन में होगा, ये ऐसे करके सर्कुलर मोशन में होगा, और इन सब का जो सेंटर है वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस पर ही लाई करेगा। और जितने भी पार्टिकल्स हैं इस बॉडी के वो सब रोटेट करेंगे, और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इनमें। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई रिजिड बॉडी किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो उस बॉडी का जो हर एक पार्टिकल है वो जो है एक सर्कल में मूव करेगा, और उस सर्कल का सेंटर जो है उस बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करेगा, राइट। और जिस प्लेन में ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, वो प्लेन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा, और सब पार्टिकल्स का जो सेंटर होगा, जो भी वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, उनका जो सेंटर होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करेगा। अब देखिए जो एंगुलर वेलोसिटी होगी जितने भी पार्टिकल्स की है वो सबकी सेम होगी, जबकि अब अगर ये बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तो इन सब पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो होती है आर ओमेगा। इट मींस लीनियर वेलोसिटी, इनका जो रेडियस है, ये जो सर्कल ये बना रहे हैं, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि इस पार्टिकल की इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, तो डिफरेंट डिस्टेंस होने की वजह से लीनियर वेलोसिटी तो इनकी डिफरेंट हो जाएगी, पर एंगुलर वेलोसिटी सबकी
सेम होगी। ठीक है, तो अब अगर हम इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे घर में जो सीलिंग फैन होता है वो रोटेट करता है, जब हम उसे ऑन करते हैं तो वो घूमना शुरू कर देता है, रोटेट करता है। तो उस सीलिंग फैन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी जो है रोटेट करते हैं और सर्कुलर मोशन में होते हैं, और उन सब की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम रहती है। तो ये जो है प्योर रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। या एक जैसे आपके पास साइकिल है और साइकिल को आप स्टैंड पर खड़ी कर देते हैं, और फिर उसका जो रेयर व्हील है, पीछे वाला पहिया है, आप उसे घुमाते हैं तो वो वहीं एक ही जगह घूमता रहेगा, क्योंकि स्टैंड पे खड़ी हुई है वो एक ही जगह घूमता रहेगा, राइट। तो वो एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं। तो उस व्हील के जितने पार्ट्स हैं वो जो है सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे और वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे। ठीक है, और सबका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो जो सबका सेंटर जो है, जिस सर्कुलर पाथ पे वो रोटेट करें उनका सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई करेगा। तो इस टाइप से इसे हम बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में जैसे कोई एक ब्लॉक है, हमने इस पर फोर्स लगाई और ये स्लाइड करके आगे जा रहा है, या एक ब्लॉक को हमने रेक्टेंगुलर ब्लॉक को इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा, ये स्लाइड करके आ रहे हैं, ये हमारा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जाम्पल होता है। अब जो थर्ड टाइप का मोशन होता है ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। थर्ड मोशन जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन होता है ये क्या होता है। सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है और इस पर आपने कोई एक ये स्फीयर या डिस्क, हम ऐसे सपोज कर सकते हैं, स्फीयर डिस्क या रिंग ये आपने रखी हुई है। ये इसका सेंटर है। सपोज इसका एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये। अब ये ऊपर से घूमता हुआ आ रहा है, ऐसे रोटेट भी कर रहे हैं और ये आगे को भी आ रहा है। तो इसके अंदर रोटेशनल मोशन भी है और ट्रांसलेशनल मोशन भी है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का एग्जांपल रहता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सपोज ये एक व्हील है, ये एक्सिस और ये इसके स्पोक्स हैं, जैसे आपके साइकिल का व्हील होता है, टायर। अब ये रोटेट भी कर रहे हैं और आगे को भी जा रहे हैं, राइट। तो ये रोटेशनल मोशन भी है और ये आगे की साइड जा रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन भी है। तो ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हो जाता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे सिलेंडर जो है या स्फीयर रोल्स डाउन इंक्लाइन प्लेन, या कोई एक व्हील, ये जो साइकिल का व्हील है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है, ये आगे भी जा रहा होता है, जैसे साइकिल चल रही होती है तो साइकिल का व्हील रोटेट भी कर रहा होता है, रोटेशनल मोशन में होता है, और आगे की साइड भी जा रहा होता है। तो ये कॉम्बिनेशन रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये जो अभी हमने ये सब डिस्कस करा, इससे हमें मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है जो मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी जो होती है, जब अगर वो किसी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स नहीं है,
विच इज नॉट पिवटेड या फिक्स, ठीक है। तो या तो वो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में होगी या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन में होगी। क्योंकि जो प्योर रोटेशनल मोशन है, जैसे अब आपके रूम में डोर लगा हुआ है, तो डोर का एक साइड जो है पिवेटेड होता है, फिक्स उससे बना लगा हुआ होता है, और जब आप पकड़ते हो, खींचते हो, डोर ओपन करते हो, तो वो रोटेट करता है। और उसका जो एक एंड होता है, एक एंड मतलब एक एंड पे हैंडल लगा हुआ होता है, जिससे पकड़ के आप उसे डोर को ओपन करते हो या क्लोज करते हो। और दूसरा जो डोर का साइड होती है वो पिवेटेड होती है। तो अगर कोई एक रिजिड बॉडी जो कि फिक्स नहीं है या पिवेटेड नहीं है, तो वो या तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में होगी या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन में होगी, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन में होगी, अगर वो मोशन में है तो। अगर वो रेस्ट पे है तो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई रिजिड बॉडी मोशन में है और वो पिवेटेड या फिक्स नहीं है, तो उसमें या तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन होगा। और अगर कोई रिजिड बॉडी जिसमें मोशन है और वो किसी तरीके से पिवेटेड है या कहीं पर फिक्स है, तो उसके अंदर जो है रोटेशनल मोशन होगा, राइट। अब देखिए, अब हम करते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी या सिस्टम ऑफ बॉडीज, क्योंकि सेंटर ऑफ मास दोनों के लिए है। कोई एक रिजिड बॉडी है, कोई एक बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास, या सिस्टम ऑफ कोई एक सिस्टम है जो डिफरेंट पार्टिकल्स या डिफरेंट बॉडीज से मिलकर कोई बना हुआ सिस्टम है। जैसे आपका रूम, ये भी एक सिस्टम है। तो सिस्टम ऑफ बॉडीज हम बोलेंगे। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और सिस्टम ऑफ अ बॉडीज, ये क्या होता है? अ पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी और system of bodies is supposed to be concentrated। हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं? अ पॉइंट एट विच एंटायर मास ऑफ अ बॉडी और सिस्टम ऑफ अ बॉडी is supposed to be concentrated concentrated। अब कोई एक बॉडी है, ठीक है, तो किसी बॉडी का वो पॉइंट जहां पर उस बॉडी का होल मास या टोटल मास कॉन्सेंट्रेट करता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। और अगर वो सिस्टम ऑफ बॉडीज है, तो वो पॉइंट जहां पर उस सिस्टम ऑफ बॉडीज का एंटायर मास हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसे हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। और अगर हम उस बॉडी पर जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, उस बॉडी पर या सिस्टम ऑफ बॉडीज पर जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, अगर हम उन सब फोर्सेस को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम रख के सेंटर ऑफ मास पर शिफ्ट कर देते हैं, तो उस बॉडी के मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये ऐसे है कुछ, सपोज ये कोई एक बॉडी है, सपोज, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी हम इसे सपोज करते हैं कि सेंटर ऑफ मास है इस बॉडी का। ये डिफरेंट जो है पार्ट से मिलके या डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, राइट। अब सपोज एक फोर्स यहाँ पे लग रही थी F1, एक फोर्स यहाँ पे लग रही थी सपोज F2,
और ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी। हम क्या करते हैं, सपोज हमने F1 को, ये सेंटर ऑफ मास था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हमने इसे F1 को सेंटर ऑफ मास पे लगाया। हमने ना डायरेक्शन चेंज करी ना मैग्नीट्यूड चेंज करा। और ये जो F2 था इसे भी हमने P पर लगा दिया, मतलब दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस को हमने इसके सेंटर ऑफ मास पर अप्लाई कर दिया। तब भी इस बॉडी के मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिस कंडीशन में पहले थी सेम उसमें रहती है। अगर ये रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे, और अगर ये किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो उसी डायरेक्शन में उसी तरीके से मूव करती रहेगी जैसे जब फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई करी हुई थी। राइट। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर या सिस्टम ऑफ बॉडीज पर जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही थी, अगर हम उन सबको सेंटर ऑफ मास पर अप्लाई कर देते हैं तो उस बॉडी की जो भी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहता है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और सिस्टम ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट at which entire mass of the body or system of bodies is supposed to be concentrated. And अगर उस बॉडीज पर जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही होती हैं, अगर हम उन सबको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम रख के सेंटर ऑफ मास पर अप्लाई कर देते हैं तो उस बॉडी की या सिस्टम ऑफ बॉडीज के स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसी चीज ही रहती है। अब देखिए, ये जो डेफिनेशन था, ये जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास, ये हमने एक पॉइंट सपोज करा है। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि ये पॉइंट हो और उस पॉइंट पर वहां पर मास भी लग रहा हो। देखिए कैसे, सपोज एक स्फीयर है और जो इसका सेंटर वही सेंटर ऑफ मास है। अब ये सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, तो इसका जो सेंटर है यहीं पर सेंटर ऑफ मास है और यहां पर मास है। लेकिन अगर ये रिंग है, ये रिंग है, तो रिंग के सेंटर ये है, पर सेंटर पर यहां पर कोई मास नहीं होता। राइट। ये तो ऐसे ही हवा में एक पॉइंट है और मास तो इसके सरकमफ्रेंस पे है। अगर ये रिंग है तो टोटल मास जो होता है इसके सरकमफ्रेंस पे होता है। यहाँ पर जो सेंटर है, इस सेंटर को तो हम सपोज करते हैं। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। राइट। जैसे एक बॉडी है और एक बॉडी है और इनका सेंटर ऑफ मास, ये एक जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास इन दोनों के सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके मतलब ऊपर कहीं पे लाई करेगा। अब ये जो है, ये तो हमने ऐसे सेंटर्स को लाइन ज्वाइन करना जो था ये बता दिया। ऐसे टू बॉडीज हैं और सपोज सेंटर ऑफ मास है, तो ये ना इस बॉडी के अंदर ना इस बॉडी के अंदर, ये बाहर है। सिमिलरली रिंग जो होती है, रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है, अब जो रिंग का मास होता है वो उसके सरकमफ्रेंस पे होता है। ये रिंग है, रिंग का टोटल मास होता है वो सरकमफ्रेंस पे होता है और ये सेंटर है। राइट। जो रिंग का सेंटर है यहाँ पे कोई भी मास नहीं है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास फिर भी है। जो स्फेयर है, ये सॉलिड स्फेयर है, इसका ये सेंटर है, यही सेंटर ऑफ मास है और यहाँ पर मास भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं एक टाइप से कि ये जरूरी नहीं कि जो टोटल मास ऑफ द सिस्टम है वो सेंटर ऑफ मास पर एक्चुअली प्रेजेंट है, जैसे हमने अभी ये करा। राइट। तो अब ये हमने एक पॉइंट सपोज करा है जहां पर इस बॉडी का या सिस्टम बॉडीज का एंटायर मास जो है कंसंट्रेट कर रहा है। ठीक है। अब देखिए, ये सेंटर ऑफ मास मैंने आपको बता दिया। अब हम सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताता हूँ। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम,
ये जो डेरिवेशन है ये इम्पोर्टेंट है आपके क्लास के जो एग्ज़ाम है उन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे हम ये सेंटर ऑफ मास का ये डेरिवेशन करेंगे, इस टाइप से हम जो है इसकी हेल्प से हम जो डिफरेंट सिस्टम होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, ये कोई एक थ्री डायमेंशनल ये एक्स एक्सिस, सपोज ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, राइट, और ये ओरिजिन है। यहाँ पर ये कोई टू बॉडीज हैं, ये टू बॉडीज हैं, इसका मास m1 और इसका मास m2 सपोज करते हैं। ये सपोज ए पॉइंट पर है और ये बी पॉइंट पर है। अब देखिए, ओरिजिन से इसका जो ये डिस्टेंस है इसके सेंटर की, ये r1, ये r1 पोजीशन वेक्टर है, और जो बॉडी ये जो है बी पर है इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। इन दोनों के सेंटर्स को सपोज ये लाइन ज्वाइन कर रही है, ये लाइन ज्वाइन कर रही है, और ये मान के चलते हैं कि इस सिस्टम का जो सेंटर है, सपोज वो यहाँ पर लाइक कर रहे हैं, ये हो गया आर, या इसे हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, पोजीशन वेक्टर आर, ये सेंटर ऑफ मास है सी, प्लस सी पर ये जो ए बी पर टू मासेस रखे हैं m1 m2, इन दो पार्टिकल्स मिलकर जो सिस्टम बना रहे हैं इनका सेंटर ऑफ मास सी पर सपोज लाइक है, राइट। अब मान के चलते हैं कि इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है F1, और इस पर कोई दूसरी फोर्स लग रही है F2। ये F1 F2 एक्सटर्नल फोर्सेस हो गई, राइट। अब देखिए, जो हमारा ओ ए पोजिशन वेक्टर ओ ए, ये r1 वेक्टर मतलब पोजिशन वेक्टर m1 ए पर रखा हुआ है, तो ओ ए r1, ओ बी जो है वो r2 है, और ओ सी जो है वो पोजिशन वेक्टर r से हमने रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए, हम ये सपोज करते हैं कि किसी टाइम t पर जो m1 है उसकी वेलोसिटी v1 है और m2 मास की वेलोसिटी v2 है किसी टाइम t पर, सपोज करते हैं, राइट। तो जो m1 है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 हो जाएगा dr1 बाई dt, और v2 हो जाएगा dr2 बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है। अब देखिए, सपोज जो F1 है ये एक्सटर्नल फोर्स ऑन M1 है, और जो F2 है वो एक्सटर्नल फोर्स है M2 पर, तो F1 F2 एक्सटर्नल फोर्सेज हो गई। और हम ये मान के चलते हैं कि F12 है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और एक है F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये इंटरनल फोर्सेज हैं सिस्टम की, और F1 F2 जो है ये एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, राइट। अब देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि नेट एक्सटर्नल फोर्स आएगी F1 प्लस F2, तो F1 प्लस F2 जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। अब हम
P1 है लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी m1v1 और P2 ये m2v2 लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है नेट फोर्स। अब ए पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो लग रही है F1 एक्सटर्नल फोर्स और एक लग रही है F12। तो इसका मतलब होता है कि ए पर जो नेट फोर्स लग रही है F12 प्लस F1, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं d/dt P1, राइट। और सिमिलरली F21 प्लस F2, मतलब सेकेंड बॉडी पर जो टोटल फोर्स लग रही है F2 जो है एक्सटर्नल फोर्स और F21 इंटरनल फोर्स, ये हो जाएगी d/dt P2, राइट। अब देखिए ये हो जाएगी P1 का हमारा m1v1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि F12 प्लस F1 ये हो जाएगा d/dt m1v1, राइट। और इस तरीके से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं F21 जो है वो हो जाएगा F21 प्लस F2, ये हो जाएगा d/dt m2v2। अब देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड, एडिंग दीज टू, इन दोनों को ऐड कर देते हैं 1 + 2, तो ये हो जाएगा F1 प्लस F12 प्लस F2 प्लस F21, ये हो जाएगा d/dt m1v1 प्लस d/dt m2v2, राइट। अब जो F12 है और F21 है ये इंटरनल फोर्सेज हैं, तो ये हो जाएगा F12 इक्वल टू माइनस F21, क्योंकि जितनी फोर्स फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पर लगा रही है उतनी फोर्स सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर लगा रही है, ये म्यूचुअल फोर्सेज है इक्वल एंड अपोजिट एक्शन में। तो F12 इक्वल टू माइनस F12 इक्वल टू माइनस F21, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो ये जो फोर्सेज हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो नेट फोर्स बचेगी F1 प्लस F2, और ये सपोज नेट फोर्स F के इक्वल हो जाएगी, और ये हो जाएगा d/dt m1v1 प्लस d/dt m2v2। तो देखिए तो ये नेट फोर्स F हो जाएगी d/dt m1v1 प्लस d/dt m2v2, राइट। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू d/dt m1v1 प्लस m2v2, और v1 का हमारा dr1/dt, ये v1 था dr1/dt और v2 था dr2/dt। तो अगर हम इसे यहाँ पर रख देते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू d/dt m1 dr1/dt प्लस m2 dr2/dt,
dt, राइट। और इसे हम ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा f इज इक्वल टू d2/dt²। यहाँ से भी d बाई डी टी बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा m1r1 प्लस m2r2। एक्चुअली डबल डिफ्रेंशिएशन का होता है, ऐसे हम डबल डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं, जैसे जब एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी टी करते हैं, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन d2/dt²। तो ये डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया एक टाइप से, R1 ये m1 R1 प्लस m2 R2 का डबल डिफ्रेंशिएशन। तो मास कांस्टेंट होता है तो डिफ्रेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का ही होगा या पोजीशन वेक्टर का R1 का। तो ये F हो जाता है। जो ये नेट फोर्स है F, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पे m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और d2/dt², और ये था m1r1 प्लस m2r2, इसे मैं m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देता हूँ। मतलब ये जो था टाइमिंग कि ये जो हमारा इधर था d2/dt² m1r1 प्लस m2r2, इसे हमने m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई और m1 प्लस m2 से डिवाइड किया, राइट। तो अब ये जो f है, ये f हो जाएगा m1 प्लस m2 d2/dt² r, राइट। जब पूरे सिस्टम का मास c पर कॉन्सेंट्रेट करेगा और c का पोजीशन वेक्टर था r, राइट, तो जो इसका डबल डिफरेंशिएशन है वो हमें एक टाइप से एक्सेलरेशन देगा। जो r का डबल डिफरेंशिएशन है, मतलब पोजीशन वेक्टर का जो होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो वो हमें एक्सेलरेशन देगा। तो ये हो जाएगा टोटल मास, और ये हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन, तो ये नेट फोर्स, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जब सिस्टम का होल मास सी पर कॉन्सेंट्रेट करेगा जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, राइट, तो नेट फोर्स हो जाएगी टोटल मास इनटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ आर d2/dt² आर, राइट। इसका मतलब ये होगा कि जो आर है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ये हो जाएगा आर, आर है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, आर है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ मास हम बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया हमारा एक टाइप से सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, जिसका मास m1 m2 था और उनका पोजीशन वेक्टर r1 r2 था। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है r जो है, इसका सेंटर ऑफ मास का ये r जो है r वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का, या कुछ जो सेंटर ऑफ मास है वो m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 ये होगा, राइट। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ m1 प्लस m2, इट मीन्स टोटल मास इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये था हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अब इसमें हम कुछ केसेस भी मतलब कर सकते हैं। सपोज केस नंबर 1, सपोज जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे लाई करता है, ठीक है। The center of mass of two particle of the system were at the origin.
तो अगर ये r 0 है तो हो जाएगा m1r1 प्लस m2r2, ये ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है या पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहे हैं। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m1r1 इज इक्वल टू माइनस m2r2, राइट। तो r2 की वैल्यू अगर मैं निकालना हो तो r2 हो जाएगा माइनस m1 अपॉन m2 r1, r2 जाएगा माइनस m1 अपॉन m2 r1। अब जो r1 है वो नेगेटिव है, r2 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये टू मासेस हैं इनमें से r1 क्योंकि पॉजिटिव है तो ये तो ओरिजिन के राइट साइड में, और r2 नेगेटिव है ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो r1 हमारा जो है r1 नेगेटिव, सॉरी r1 नेगेटिव, R1 नेगेटिव और R2 पॉजिटिव। जो नेगेटिव है, जो भी नेगेटिव है वो ओरिजिन के लेफ्ट में है, और जो पॉजिटिव है वो ओरिजिन के राइट में होगा। तो क्योंकि यहाँ पे R2 इज इक्वल टू माइनस m1 अपॉन m2 R1, राइट। तो इसका मतलब ये है कि R1 जो है वो नेगेटिव है, R2 पॉजिटिव, तो R1 जो है मतलब M1 जो है वो ओरिजिन से लेफ्ट में होगा, और M2 जो है वो ओरिजिन के राइट में होगा, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम है, ये दोनों बॉडीज के सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पर लाई कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब एक और ये भी हम बोल सकते हैं कि जैसे ये एक लाइन है, ये ओरिजिन है, तो m1 इस साइड है, m2 इस साइड हो गया, क्योंकि r1 नेगेटिव है और r2 पॉजिटिव। अगर R2 पॉजिटिव या सॉरी अगर R2 नेगेटिव और R1 पॉजिटिव होता तो जो भी नेगेटिव है वो लेफ्ट साइड में, और जिसका पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव है वो राइट साइड में होगा। अब देखिए, इफ m1 is greater than m2, if m1 is greater than m2, then r1 is less than r2, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है टू पार्टिकल सिस्टम में, जो हैवियर बॉडी होती है उसके पास होता है। m1 is greater than m2, then r1 is less than r2। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है टू पार्टिकल सिस्टम का, जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हैवियर बॉडी के पास में होता है, और जो लाइटर बॉडी होती है उसके दूर होता है। या हम ये भी कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स इंटरनली द लाइन ऑफ जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स इन द इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ मासेस। मासेस की रेशियो के इनवर्स जो होता है वो सेंटर ऑफ मास जो है टू बॉडीज के सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे इंटरनली डिवाइड करता है, और मासेस के रेशियो के इनवर्स में जो है डिवाइड करता है। अब देखिए, अगर दोनों का मास सेम हो, इफ m1 इज इक्वल टू m2, राइट। तो अगर m1 m2 सेम है, सपोज ये m है, तो r हो जाएगा m r1 प्लस m r2 अपॉन m प्लस m। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो हो जाएगा r1 प्लस r2 बाई 2, r1 प्लस r2 बाई 2। तो अगर दोनों बॉडीज या दोनों पार्टिकल्स इक्वल मास के हैं तो जो उनका सेंटर ऑफ मास है वो r1 प्लस r2 बाई 2 पर लाई करेगा। या ये कह सकते हैं कि मिड पॉइंट पर अगर कोई टू इक्वल मास है, सपोज ये और ये इक्वल मास है, ये m, ये m,
तो इनका सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच के जो सेंटर को लाइन ज्वाइन करके उसके हाफ पे मिडल में जो है लाई करेगा, ये भी, तो ये मिड पॉइंट पर लाई करेगा, राइट। तो अब आज हमने ये क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपके पास जो बुक है यहाँ से करने के बाद आप अपनी बुक से भी जो है इसमें और कोई जो केसेस होंगे वो सब आप कर सकते हैं। तो आज इतना ही करते हैं। ओके।